हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ आईएएस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मेंस पीपीएससी। सो एज यू नो, पीपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो ओवर हो चुका है एंड ऑब्वियस सी बात है अब वी विल बी स्टार्टिंग विद मेंस। सो सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट क्या होता है, दैट इज द पीवाईक्यूज। देखिए, अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे से किए हैं उससे आप क्या सेग्रीगेट कर सकते हैं कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस तो ऑब्वियस ही बात है बहुत ज्यादा वास्ट है। इसीलिए आपको सेग्रीगेट करना होता है कि अगर हम सोसाइटी की बात करें, जैसे आज हम सोसाइटी से स्टार्ट करेंगे जो कि आपके जीएस पेपर 1 में है, तो सोसाइटी से जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कहां से कितने सवाल पूछे गए। तो हमारा भी टारगेट यही है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन से सवाल कहां से आए हुए हैं एंड उसके मॉडल आंसर्स आप किस तरह से देख सकते हैं उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ना। अगर हम बात करते हैं पीपीएससी के जो सोसाइटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, देखिए इसमें हमने 2021, 2018, 2015 एंड 2014, सो आप कह सकते हैं लास्ट 10 सालों के पेपर्स आपको देखने को मिलते हैं। 4 ही बार पेपर्स हुए हैं, तो चारों के जितने भी जीएस पेपर 1 में सोसाइटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको सेग्रीगेट किया हुआ है ना। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, आपको यहां पर इस पीडीएफ में सब कुछ दे रखा है। जैसे कि सबसे पहला है पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको 2021 में भी पूछा जाता है, 2018 में भी पूछा जाता है। तो आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं, 2। ऐसे ही दूसरी थीम बनती है विच इज कास्ट सिस्टम एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में आया था एंड प्लीज फोकस कीजिए 2021 और 2018 पे। ये जो 2 मेन पेपर्स हैं इसका ट्रेंड एनालिसिस जरूर कीजिएगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विमेन इश्यूज एंड एम्पावरमेंट आपको देखने को मिलती है, तो 2021 में आपसे पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया, 2014 में भी पूछा गया, राइट। सो 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो अगेन आप यहां से जज कर सकते हैं कि विमेन टॉपिक तो पढ़ के जाना ही जाना है, उसको प्रिपेयर करना ही करना है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चाइल्ड इश्यूज, एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, 2021 में आया था। एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं तो 2021 में, 2018 में, 2015, 2014, तो हर बार लास्ट 10 सालों में जब भी पेपर हुआ है तो आप देख सकते हैं एजुकेशन पे जरूर क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट थीम जो इंपॉर्टेंट हो जाती है विच इज एजुकेशन, राइट। नेक्स्ट हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, 3 सवाल पूछे गए हैं। अगेन फेवरेट टॉपिक है तो इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। अर्बनाइजेशन एंड स्लम्स, अगेन 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगेन 3 क्वेश्चंस। फैमिली मैरिज की बात करते हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही अगर हम सेक्युलरिज्म, डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म की बात करते हैं, अगेन 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं जो कि 2018 और 2024 में 2014 में पूछे गए थे। ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही सोशल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अगेन आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है। एंड द लास्ट वन इज कॉग्निटिव स्ट्रक्चर या सोशल स्ट्रक्चर थ्योरी जो है उससे अगेन आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, राइट। सो विल बी स्टार्टिंग विद द रीसेंट वन, 2021 में जो पेपर हुआ था सबसे पहले वो करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम 2018, ठीक है। सो 2021 में अगेन आपसे सोसाइटी से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप कह सकते हैं क्रूशियल एस्पेक्ट है। अगर आप जीएस पेपर 1 के सिलेबस को देखेंगे तो इक्वल वेटेज आपको देखने को मिलती है सोसाइटी की, तो इसीलिए सोसाइटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एंड दैट टू इट इज वेरी लेस, कम है पोर्शन, तो आप इसको क्विकली भी कवर कर सकते हो, राइट। तो आई वुड सजेस्ट जीएस पेपर 1 में जो सबसे स्कोरिंग पार्ट बन जाता है वो आपका सोसाइटी ही है। तो 4 क्वेश्चंस पूछे गए, अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो विल बी डिस्कसिंग दैट, राइट। सो 2021 का जो पहला क्वेश्चन सोसाइटी से पूछा गया था, क्योंकि उस टाइम कोविड-19 बहुत ज्यादा आपको हॉट टॉपिक देखने को मिला था, इसीलिए कोविड-19 से क्वेश्चन पूछा गया, राइट। सो कोविड-19 पैंडेमिक हैज लेड टू अ शिफ्ट इन द रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, डिस्कस, एनालाइज, राइट। सो बेसिकली आपसे एनालिसिस के बारे में पूछा गया कि कोविड-19 की वजह से जो ये ट्रेंड है, जो शिफ्ट है, वो रीसेंट ट्रेंड ये देखता है कि जो इंटरनेशनल माइग्रेशन है वो कम हो गई है, राइट। सो अब देखो हर क्वेश्चन में ना आपको 2 पार्ट्स दिए जाएंगे, एक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, एक है थिंग्स टू अवॉइड। सो इससे क्या है, आप यहां पर आंसर राइटिंग को करना सीखिए, राइट। अब सबसे पहले क्या है, समझो कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो अगर हम यहां पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन की बात करते हैं, नाउ द एग्जामिनर वांट्स यू टू एनालाइज, ठीक है। तो डिस्क्राइब नहीं है, एनालाइज करना, एनालिसिस करना है कि किस तरह से कोविड-19 ने ऑल्टर करी है इंटरनेशनल माइग्रेशन। दूसरा है फोकस ऑन रीसेंट ट्रेंड्स, नॉट लॉन्ग हिस्ट्री, तो रीसेंट ट्रेंड्स क्योंकि कोविड-19 की बात की है। दूसरा एनालाइज, एनालाइज बेसिकली क्या करता है, आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स, ट्रेंड्स क्या रहे हैं, गिव रीजंस एंड उसकी वजह से क्या इंप्लीकेशंस हुई हैं।
सिंपल एज दैट। ये आपका क्वेश्चन डिफाइन करता है। नाउ थिंग्स टू अवॉइड। सो आपको जेनरिक नहीं बताना है कोविड की हेल्थ इफेक्ट्स क्या हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा है? नहीं, आपसे सिंपली क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बताइए कोविड 19 की वजह से इंटरनेशनल माइग्रेशन पे क्या हुआ है। तो आपको कोई हेल्थ इफेक्ट्स नहीं बताने हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्राइबिंग माइग्रेशन पुश एंड पुल थ्योरी। सो थ्योरेटिकल यहाँ पर अप्रोच नहीं चाहिए क्योंकि आपसे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स टू अवॉइड, राइट। नाउ इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं? अब कोविड 19 पैंडेमिक एक तरह से क्रिएट करता है जिसमें लार्जेस्ट ग्लोबल मोबिलिटी डिसरप्शन रही है सिंस व्हाट? वर्ल्ड वॉर 2। तो एक तरह से ब्लैक स्वैन मूवमेंट था जिसकी वजह से आपको ग्लोबली सारा डिस्ट्रक्ट होता हुआ दिखा है द माइग्रेशन, राइट। नाउ लार्ज स्केल इमोबिलिटी हुई, जैसे क्लोजर ऑफ बॉर्डर्स इन 100+ कंट्रीज, इसकी वजह से आपको देखने को मिलता है इट हैज ऑल्टर्ड द वीजा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिवर्स एंड रिटर्न माइग्रेशन आपको देखने को मिलती है। कोविड 19 हुआ तो बहुत सारे लोग अपने घर वापस आना चाहते थे, तो रिवर्स माइग्रेशन आपको देखने को मिली। दूसरा, शिफ्ट इन डिमांड फॉर स्किल्स। ना स्किल सेट जो है, जैसे इंक्रीज ग्लोबल डिमांड किसकी हुई? हेल्थ केयर वर्कर्स की, केयर गिवर्स की और डिलीवरी और लॉजिस्टिक सेक्टर की। तो इसमें आपको इंक्रीज देखने को मिलता है, लेकिन बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर लोगों की नौकरियां चली गई, तो वहां पर आपको इशू देखने को मिला। राइज ऑफ एसेंशियल वर्कर माइग्रेशन। सो एसेंशियल वर्कर, जैसे मेनी कंट्रीज, चाहे EU हो, चाहे USA हो, चाहे कनाडा हो, दे क्रिएटेड स्पेशल ट्रैवल कॉरिडोर्स फॉर असेंशियल वर्कर्स डिस्पाइट लॉकडाउन्स, जैसे डॉक्टर्स के लिए। अब डॉक्टर्स की क्योंकि हेल्थ गिवर्स की बहुत ज्यादा डिमांड हो गई थी, जिसकी वजह से USA ने क्या बोला कि भाई हम इनको एक स्पेशल कॉरिडोर दे रहे हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं स्पेशल कॉरिडोर्स भी बनाए गए कुछ वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट, डिजिटलाइजेशन हुआ किसका? माइग्रेशन प्रोसेस का। सो रिमोट वर्क माइग्रेशन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिली। सेम अप्लाइज इंक्रीज इन इरेगुलर माइग्रेशन। पॉलिसी शिफ्ट टुवर्ड्स माइग्रेंट वेलफेयर। तो बेसिकली शेल्टर, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ एक्सेस, बेसिकली इस पे काफी ज्यादा बात हुई। रेमिटेंस फ्लक्चुएशंस भी आपको देखने को मिली। सो इट शॉर्ट टर्म जो 2020 और तो बेसिकली यहाँ पर फॉलोड बाय रेजिलियंस ड्यू टू रिकवरी। सो रिकवरी हुई उसके बाद, लेकिन शुरुआत में जब कोविड 19 हुआ तो आपको रेमिटेंसेस में फॉल होता हुआ दिखा, ठीक है। सो देन यू कैन राइट द कंक्लूजन। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको उसकी जिस्ट जाननी थी। अगर आप यहां पर सिंपल माइग्रेशन की पुल और पुश डिमांड थ्योरेटिकल अप्रोच लोगे तो आपको क्वेश्चन में नंबर नहीं मिलेंगे। तो इट इज एसेंशियल कि आप कोर डिमांड जो है क्वेश्चन की वो फुलफिल करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपसे पूछा गया है एनालाइज द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ कास्ट सिस्टम prevalent in the Indian society. Again, a very straightforward question. I don't think so इसमें कोई इशू होना चाहिए, क्योंकि आपसे सीधा सवाल पूछा गया है कि आपको चेंजिंग ट्रेंड्स बताने हैं कास्ट सिस्टम which is present in the Indian society. Just a second. Okay. All right. So basically understanding of the question की बात करते हैं. Again, analysis पूछा गया है. So आपको क्या बताना है? You must explain how the caste is changing, why it is changing, and what are the implications. This is what you need to tell. Now things to avoid. आपको कास्ट के बारे में, जो ट्रेडिशनल कास्ट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में कुछ डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है. गिविंग इमोशनल आर्ग्यूमेंट या मॉरल जजमेंट, ये भी देने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल परफेक्टली आपका अनबाइस्ड जो आंसर है वो होना चाहिए. ठीक है, तो बेसिकली आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं. सो अगर हम बात करते हैं तो कास्ट सिस्टम क्या है? हिस्टोरिकली रूटेड टू इन सोशल हायरार्की एंड हेरिडिटरी ऑक्यूपेशंस has undergone significant transformation. अब वो किसकी वजह से हुआ है? It is because of urbanization and industrialization. So जो change आपको caste system में देखने को मिलता है, it is because of this globalization, industrialization and modernization, right? Now जैसे कि पहला आप देख सकते हैं decline in caste based occupations. अब modern जो sectors हैं जैसे IT हो गया, services, gig economy, they do not rely on caste identities. Nobody cares कि भाई कौन से caste से belong करते हो, right? तो इसलिए दूसरा आता है वीकनिंग ऑफ सोशल सेग्रीगेशन. अब अर्बनाइजेशन ने एक तरह से कास्ट विजिबिलिटी को कम कर दिया है, क्योंकि अर्बन अनोनिमिटी आपको देखने को मिल रही है. अनोनिमस है, आप किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं. तो इसीलिए वीकनिंग ऑफ सोशल सेग्रीगेशन. तीसरा है राइज ऑफ कास्ट असर्टिवनेस. सो आप देख सकते हैं जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज आपको देखने को मिलती है, सो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज आर मोर वोकल ड्यू टू एजुकेशन, मोबिलिटी एंड लीगल राइट्स. जैसे कि आप देख सकते हैं जो दलित ओबीसीज हैं, ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, दे हैव स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, राइट? कास्ट एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. अब कास्ट एक मेजर फोर्स है अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं.
देखो कुछ जगह तो शिफ्ट हो रही है, लेकिन कुछ जगह अभी भी स्टैग्नेंट है आपकी कास्ट। क्यों? क्योंकि आज भी अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वहां पर मेजर फैक्टर क्या रहता है? इट इज कास्ट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वैनिश हो गई है, लेकिन हाँ चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको स्टैग्नेशन भी देखने को मिलती है। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कास्ट इंटरसेक्शन विद इकोनॉमी, so now the market economy has challenged the old hierarchical but also produced new inequalities। अब inequalities तो आज भी persist करती है, that is why I am saying कि ऐसा नहीं कह सकते कि कास्ट बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, लेकिन हाँ जो कास्ट बाउंड्रीज थी वो हेजी हो गई है। ठीक है, सो इसीलिए धीरे धीरे करके चेंजेस तो आए हैं, लेकिन इनइक्वालिटीज आज भी प्रेजेंट है। चेंजिंग मैरिज पैटर्न्स, अब आपको इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, स्पेशली इन द अर्बन एरियाज। कास्ट एंड डिजिटल स्पेस, ना सोशल मीडिया एनेबल्ड एम्पावरमेंट मूवमेंट्स जैसे कि हैशटैग दलित लाइव्स मैटर एंड सो एंड सो फोर्थ, तो इसलिए अवेयरनेस ज्यादा आ गई है। राइट, ऐसे ही परसिस्टेंस ऑफ कास्ट इन रूरल इंडिया, आज भी आपको कास्ट की परसिस्टेंस देखने को मिलती है। तो पॉजिटिव चेंजेस तो हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्टीज भी देखने को मिलती हैं। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशंस, राइट, एंड देन यू कैन राइट द कंक्लूजन। सो अगेन अ वेरी सिंपल एंड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, तो आप एक तरह से जज कर सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राइट, ओके, नेक्स्ट आता है क्रिटिकली इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ पॉलिसी इंटरवेंशन फॉर वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट फाइंडिंग्स ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-2020। सो बेसिकली आप NFHS 5 को यहां पर कोट करेंगे, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। हमारे पास जो बिल्कुल डेटा रीसेंट होगा हम उसको केटर करने की कोशिश करेंगे। राइट, सो अगेन आपको मेंशन की स्कीम्स, NFHS 5 की फाइंडिंग्स आप यहां पर कर सकते हैं। नाउ व्हाट द थिंग्स यू नीड टू अवॉइड, सो बेसिकली आप यहां पर क्या कर सकते हैं, हम NFHS 5 के ट्रेंड्स को ही यहां पर फॉलो करेंगे। राइटिंग ओनली पॉजिटिव और ओनली नेगेटिव, सो क्रिटिकली इवैल्यूएट में आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों लिखने पड़ेंगे, व्हाट आर द पॉजिटिव्स, व्हाट आर द नेगेटिव्स। राइट, नाउ यहां पर स्टार्ट करते हैं। जैसे इंडिया हैज इंप्लीमेंटेड सेवरल पॉलिसीज, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई है, जैसे कि आपको PM पोषण अभियान देखने को मिलता है, जननी सुरक्षा योजना देखने को मिलती है, जननी शिशु सुरक्षा योजना देखने को मिलती है। तो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो किसके लिए है, डेडिकेटेड विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। राइट, नाउ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मैटरनल हेल्थ गेन्स बट क्वालिटी कंसर्न्स आपको रिमेन होते हुए दिखते हैं। सो इंप्रूवमेंट्स क्या हुई हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इंक्रीज्ड एंटीनेटल केयर कवरेज हो गई है, यूज ऑफ मैटरनल हेल्थ सर्विसेज, बट कंसर्न्स क्या है, आज भी अमंग द विमेन सबसे ज्यादा अनीमिया आपको कहां पर देखने को मिलता है, विमेन में ही देखने को मिलता है। तो अनीमिया अमंग विमेन। राइट, सो क्या केटर करने की जरूरत है, पोषण अभियान को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। राइट, ऐसे ही क्वालिटी एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ ANC। नेक्स्ट अगर हम चाइल्ड न्यूट्रिशन की बात करते हैं, मिक्स्ड रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। इंप्रूवमेंट कैसे है, स्टंटिंग और वेस्टिंग कम हो गई। राइट, अब कंसर्न्स क्या है, इन मेनी स्टेट्स लेवल्स ऑफ स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडरवेट रिमेन हाई। तो यहां पर ये रेमिनेंस इनकी हाई है, एंड इन सम पब्लिक प्लेसेस वेस्टिंग हैज वर्सेंड और स्टैग्नेटेड। तो अनइक्वल इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। राइट, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं विमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग की, तो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव यूज बढ़ गया है, जिसकी वजह से अच्छी बात है, फैमिली प्लानिंग को प्रायोरिटी दी जा रही है। लेकिन कंसर्न्स क्या है, परसिस्टेंट रीजनल एंड सोशल डिस्पैरिटीज हैं। आपको ये अर्बन एरियाज में तो कॉमनली इंप्लीमेंट होता हुआ दिखता है, बट प्रॉब्लम कहां पर एग्जिस्ट करती है, दैट इज इन द रूरल एरियाज। तो ये रीजनल डिस्पैरिटी है। ठीक है, नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग ऑन कॉन्ट्रासेप्शन ऑफन रिमेन्स मेल डोमिनेटेड। सो मेल डोमिनेशन आज भी आपको देखने को मिलती है, तो हम कह सकते हैं पैट्रियार्की साइड आपको यहां पर देखने को मिलती है। ऐसे ही अगर हम चाइल्ड सर्वाइवल एंड इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, तो फुल इम्यूनाइजेशन मिशन इंद्रधनुष के तहत चलाया गया, लेकिन कंसर्न्स क्या है, आज भी आपको कुछ ऐसे पॉकेट्स देखने को मिलते हैं, हर जगह तो नहीं, बट कुछ ऐसे पॉकेट्स देखने को मिलते हैं जहां पर लो इम्यूनाइजेशन है और हाई मोर्टालिटी है। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विमेन की ऑटोनॉमी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं, सो NFHS 5 शोज इंप्रूवमेंट इन फीमेल लिटरेसी। फीमेल लिटरेसी में इंक्रीज इंप्रूवमेंट आपको शो हुई है, लेकिन कंसर्न्स क्या है, आज भी आपको हाई प्रेवलेंस देखने को मिलती है किसकी, डोमेस्टिक वायलेंस की। आफ्टर कोविड-19 तो ये और भी ज्यादा एग्जैजरेट हुआ था, तो डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट्स आज भी आपको देखने को मिलते हैं। लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखने को मिल रहा है। सो एक तरह से ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं पॉलिसीज में लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं। राइट, ऐसे ही इंप्लीमेंटेशन गैप्स और गवर्नेंस इश्यूज देखने को मिलते हैं ना। डिजाइन की अगर बात करते हैं, जैसे पोषण अभियान हो गया या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो गया, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है इनहैंस्ड एफिशिएंसी तो है, लेकिन
कंसर्न्स क्या है, जैसे इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. सो बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स शो क्लियर गेन्स while laggard states still struggle. So जो पीछे रह गई हैं वो आज भी स्ट्रगल कर रही हैं. तो वहां पर इंट्रा रीजनल एज वेल एज इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा है, तो उसको केटर करने की जरूरत है, उन लूप होल्स को प्लग इन करने की जरूरत है. क्लैरिटी है, देन यू कैन राइट द कंक्लूजन. राइट, नेक्स्ट आता है लास्ट क्वेश्चन जो आपके 2021 में पूछा गया है सोसाइटी से, दैट इज क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. सो उस टाइम बहुत ज्यादा रिलेवेंट थी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है. राइट, सो आपको बताना है इन कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करनी है. तो बेसिकली आपको एक्सेस, इक्विटी, पार्टिसिपेशन और लर्निंग आउटकम्स के बारे में बात करनी है. तो थिंग्स टू अवॉइड क्या हो सकता है. सो बेसिकली राइटिंग जनरल फीचर्स. देखो जनरल फीचर्स नहीं लिखने हैं क्योंकि आपसे सीधा डायरेक्ट पूछा गया है कि किस तरह से ये जो एनईपी है ये इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ इंडिकेट करेगी, तो आपको क्वेश्चन उसी तरह से अटेम्प्ट करना है. राइट, सो आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो इसका एम क्या है. देखो इंडिया के जो एजुकेशन लैंडस्केप को है वो ये क्या करना चाहते हैं, मोर इक्विटेबल, एक्सेसिबल और इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं. राइट, ना स्ट्रेंथ्स क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए. सबसे पहले इसने फोकस किया है किस पे, सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप्स पे, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो. यहां पर रिकॉग्नाइज किया है उनके राइट्स को एंड एक तरह से टारगेटेड इंटरवेंशन की बात की है. दूसरा 3 to 18 ईयर्स, अब एक तरह से यूनिवर्सल एक्सेस आपको देखने को मिला है थ्रू फाउंडेशनल लर्निंग. तो पहले ना पार्ट्स में था, जैसे प्राइमरी एजुकेशन को अलग किया जाता था, जो मिडिल एजुकेशन है उसको अलग किया जाता था, हायर एजुकेशन को अलग किया जाता था. अब बेसिकली इसको इंटीग्रेट कर दिया 3 to 18, जैसे कि फाउंडेशन से लेकर जब तक आपकी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन नहीं हो जाती तब तक उसको इंटीग्रेट किया गया. राइट, सो दिस इज ऑल्सो एक तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया. नेक्स्ट आता है मल्टीलिंग्विज्म एंड मदर टंग इंस्ट्रक्शन. सो बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन में क्या कहा गया है कि बच्चे को किस में पढ़ाया जाए, मदर टंग में ही पढ़ाया जाए, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. टीचिंग इन मदर टंग, रीजनल लैंग्वेजेस टिल ग्रेड 5. राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज मेन स्ट्रीमिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज. सो एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूसिव, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की है तो प्लीज डू रिमेंबर आपको पीडब्ल्यूडीज को इंक्लूड करना ही करना है. ठीक है, तो प्रमोट्स इंक्लूसिव स्कूलिंग, तो एक तरह से अलाइन करता है ये राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 से. नेक्स्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन मेजर्स, जैसे स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं लड़कियों को या फिर जो मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनको स्कॉलरशिप्स देने की बात की गई है जिससे कि ज्यादा इंक्लूजन हो सके. फोकस किया गया है डिजिटल इंक्लूजन पे, जो बच्चे दूर दराके तक नहीं जा सकते हैं उनको एक डिजिटल एजुकेशन का एक्सेस प्रोवाइड किया गया है जिससे कि इंक्लूसिव एजुकेशन हो पाए. तो आपको आई होप अब समझ आएगी कि किस तरह से टारगेट करना है. देखो अगर आप यहाँ पर जेनरिक स्टफ लिख के आओगे, क्योंकि एनईपी बहुत बड़ी है, तो अगर आप जेनरिक स्टफ लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन किसकी डिमांड कर रहा था कि किस तरह से एनईपी इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ मूव कर रहा है. तो आपको इंक्लूसिविटी को बताना है कि डिजिटल एक्सेस देके जो पीडब्ल्यूडीज हैं उनको हमने एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करी है, इंक्लूसिव एजुकेशन देने की बात की है, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं हम किस तरह से उनको केटर कर रहे हैं. तो इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन में ज्यादा फोकस रहना चाहिए ना. लिमिटेशंस क्या है, ऑब्वियसली बात है जो आपको डिजिटल डिवाइड है वो देखने को मिलता है. दूसरा मदर टंग पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस. अब चैलेंजेस क्या है, आपको शॉर्टेज देखने को मिलती है ट्रेंड स्टाफ की, ट्रेंड स्टाफ ही नहीं है तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर इश्यूज देखने को मिलते हैं. एम्बिग्यूटी ऑन रिजर्वेशन पॉलिसीज, अब जो एनईपी है डज नॉट एक्सप्लिसिटली एड्रेस द रिजर्वेशंस, तो उसकी वजह से आपको दिक्कत देखने को मिलती है. फंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे एनईपी का टारगेट क्या है कि हम 6% ऑफ द जीडीपी किस पे लगाएं, एजुकेशन पे लगाएं, लेकिन अभी भी कितना लिंगर ऑन कर रहा है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 to 4%. तो वहां पर इश्यूज देखने को मिल रहे हैं. प्राइवेट स्कूल रेगुलेशन गैप्स, अब प्राइवेटाइजेशन एंड स्कूल चॉइस कैन डीपन द इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी वहां पर आपको देखने को मिलती है. ऐसे ही इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी स्टिल थ्योरी हैवी. सो थ्योरी थ्योरेटिकल अप्रोच ज्यादा है, एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच कम है, जिसकी वजह से इंक्लूसिविटी नहीं हो पाती है. तो ये आपको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं. राइट, सो यहां पर आपका जो 2021 का पेपर है वो कंप्लीट होता है. 2018 में भी आपको देखने को मिलता है 4 ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो ऑन एन एवरेज चाहे 2014 की बात करें, 2015 की बात करें, 2018 की बात करें या फिर 2021 की बात करें, इन चारों सालों में आपको देखने को मिला है सोसाइटी से एवरेज क्वेश्चन 4 ही पूछे गए हैं. ठीक है, तो आप मान के चलिए जो आपका अब जो पेपर होने वाला है तो वहां पर भी आपको ऑन एन एवरेज सोसाइटी के यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. राइट, सो विल बी स्टार्टिंग विद 2018
सो 2018 में पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ रूरल अर्बन डेमोग्राफी इन इंडिया। अगेन अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आपसे क्या पूछा गया है? चेंजिंग पैटर्न पूछा गया है। किसमें? दैट इज रूरल अर्बन डेमोग्राफी में। ठीक है, सो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, नाउ यू कैन रीड दिस, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी हो जाए कि क्या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड व्हाट यू नीड टू अवॉइड। ठीक है, ये आपको पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप एक ट्रेंड एनालिसिस ले सकें। क्योंकि देखो, जब तक आप पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू। जैसे ही आप मेंस को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपके लिए क्या एसेंशियल है? दैट इज द पीवाईक्यूज, राइट? ओके, नाउ अगर हम मॉडल आंसर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इंडियाज डेमोग्राफिक लैंडस्केप हैज अंडरगोन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे अगर हम बात करते हैं माइग्रेशन फ्लोज में आपको डिफरेंस देखने को मिला है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क देखने को मिला है, फर्टिलिटी पैटर्न्स में फर्क देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर चेंजेस इंट्रोड्यूस होते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहला क्या है? शिफ्ट इन पॉपुलेशन शेयर। सो बेसिकली पहले आप देख सकते हैं जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का, स्पेशली जो रूरल पॉपुलेशन है, वो एक तरह से डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो एंड इट इज सेड दैट अर्बन पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू 40% बाय 2036, राइट? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राइजिंग रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, सो धीरे धीरे करके रूरल टू अर्बन माइग्रेशन आपको देखने को मिल रही है। चेंजिंग द एज स्ट्रक्चर, सो अर्बन एरियाज हैव अ यंगर एंड मोर वर्किंग एज पॉपुलेशन ड्यू टू इन माइग्रेशन, क्योंकि लोग रूरल से कहां पर जा रहे हैं? अर्बन एरियाज में जा रहे हैं काम करने के लिए। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन आपको कहां पर देखने को मिल रही है? अर्बन एरियाज में ज्यादा देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स हैं, स्पेशली जब हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करते हैं, अर्बन एरियाज की बात करते हैं, जो आपका फर्टिलिटी रेट है वो डिक्रीज ट्रेंडिंग आपको देखने को मिल रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं तो या तो वो स्टेगनेंट है या फिर इंक्रीज कर रहा है, राइट? नेक्स्ट डिफरेंसेस इन सेक्स रेशो। अब हायर सेक्स रेशोज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो रूरल एरियाज ट्रेडिशनली हैव अ हायर सेक्स रेशो while the urban sex ratio remains comparatively lower due to male dominated migration, क्योंकि ज्यादा मेल डोमिनेटेड माइग्रेशन आपको देखने को मिलती है। इसी की वजह से आपको देखने को मिल रहा है अर्बन सेक्टर्स में जो सेक्स रेशो है वो इतनी एडवांटेजेस नहीं है। नेक्स्ट एजुकेशनल स्किल डिफरेंशियल्स की बात करते हैं। अब जो अर्बन लिटरेसी है, एजुकेशनल अटेनमेंट आर सिग्निफिकेंटली हायर एज कंपेयर टू द रूरल एरियाज। ऑक्यूपेशनल शिफ्ट है। अब जो रूरल वर्कफोर्स है वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली डाइवर्सिफाई कर रही है। वो एग्रीकल्चर को छोड़कर किसकी तरफ मूव कर रही है? कंस्ट्रक्शन की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ या फिर सर्विसेज की तरफ। ठीक है, ऐसे ही चेंजिंग हाउस होल्ड पैटर्न्स एंड ग्रोथ ऑफ सेंसर टाउन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एंड देन यू कैन कंक्लूड द आंसर। अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बट क्योंकि आपको पता चल रहा है, देखो अब आपको थोड़ा क्लैरिटी हो गई है कि माइग्रेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे रूरल टू अर्बन की बात करें, चाहे रूरल टू रूरल की बात करें, और किस तरह से चेंजिंग पैटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं उस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट्स 100 वर्ड्स में आपको दोनों लिखने हैं। दैट इज ग्लोबलाइजेशन वर्सेस रीजनलिज्म, इज डाइवर्सिटी अंडर थ्रेट इन इंडिया। ठीक है, तो पहले हम केटर करते हैं ग्लोबलाइजेशन वर्सेस रीजनलिज्म। सो अगेन अ वेरी सिंपल टॉपिक, अगर आपको बेसिक्स भी आते हैं तब भी आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। Now, ग्लोबलाइजेशन क्या है? बेसिकली इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स एंड कल्चर्स। जैसे एप्पल्स ग्लोबल सप्लाई चेन, ऐसे ही अगर मैकडोनलाइजेशन की बात करते हैं या नेटफ्लिक्स का ग्लोबल रीच आपको देखने को मिलता है। सो फैसिलिटेट्स मूवमेंट्स ऑफ कैपिटल, लेबर एंड आइडियाज अक्रॉस द बॉर्डर्स। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, देखो यहां पर मैंने हाईलाइट कर रखा है द एग्जांपल्स। Now that is crucial, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं लिखेंगे तब तक आपका आंसर यूनिक नहीं बनेगा। इट इज वेरी वेरी एसेंशियल इन सोसाइटी कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स कोट करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है रीजनलिज्म की। अगर बात करते हैं तो कोऑपरेशन अमंग नेशंस इन अ स्पेसिफिक रीजन, जैसे ईयू, एशियन। सो आपको रीजनल एस्पेक्ट्स में ज्यादा ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। सेम एम्स टू स्ट्रेंथन रीजनल ट्रेड, सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी। ना अगर हम इनकी कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, अब जो रीजनल ब्लॉक्स हैं वो एक तरह से जो कंट्रीज एंगेज करती हैं ग्लोबलाइजेशन, दे आर कलेक्टिवली इंटीग्रेटेड। ऐसे ही रीसेंट शिफ्ट टुवर्ड्स रीजनलिज्म सीन इन ब्रेक्सिट, यूएस चाइना डीकपलिंग, मेक इन इंडिया, फ्रेंड शोरिंग, ये आपको एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं एक तरह से शिफ्ट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की तरफ। हम से मूव करके हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? रीजनलिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट पार्ट अगेन 100 वर्ड्स का था, इसलिए छोटा ही लिखना है, तो आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि 100 वर्ड्स में आपका इट इज मोर देन सफिशिएंट आपको ग्लोबलाइजेशन और रीजनलिज्म के बारे में लिखना था। बस आपको क्या करना है, आपको एग्जांपल्स ऐड कर देने। ठीक है, नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी अंडर थ्रेट। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, इज अंडर थ्रेट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है।
तो कम्युनल इंसिडेंट्स हुए हैं तो हम चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। जैसे डेली राइट्स आपको 2020 के देखने को मिले, कास्ट वायलेंस देखने को मिला हाथरस में, एंड बेसिकली ये एक तरह से इंडिकेट करते हैं हमारी सोसाइटी में फ्रैक्चर्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट, लिंग्विस्टिक कंसर्न्स जैसे हिंदी इंपोजिशन डिबेट्स जो कि आपको तमिलनाडु कर्नाटका में बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। अर्बनाइजेशन डाइल्यूटिंग इंडिजिनस कल्चर्स, सो जो इंडिजिनस कल्चर्स हैं वो फेड आउट होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने एक तरह से होमोजेनाइजेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, हेट्रोजेनाइजेशन कम हो रही, राइट। नेक्स्ट, सोशल मीडिया पोलराइजेशन जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स आपको देखने को मिलते हैं। बट हाँ, चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने आपके हक दे रखे हैं जो कि रिमूव करना इट इज इम्पॉसिबल। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दे रखे हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 29, 30 की बात करते हैं। कल्चरल रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं जैसे जीआई टैग्ड लोकल क्राफ्ट्स, मिलेट कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। टेक द एग्जाम्पल, मखाना बोर्ड बनाया गया है बिहार में, तो एक तरह से जो रीजनल कल्चर है उसको भी हम यहाँ पर प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको एक तरह से रिवर्स ट्रेंड देखने को मिल रहा है, कई जगह कुछ पॉजिटिव्स हैं, कई जगह कुछ नेगेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। क्लैरिटी है? सो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको पार्ट्स में पूछा गया, अगेन 100 वर्ड्स में देखने को मिल रहा है। आर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फेलिंग इनकलकेटिंग ह्यूमन वैल्यूज अमंग द प्रेजेंट जनरेशन। तो उन्होंने बोला कि जो आज की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं क्या वो एक फेलियर है, अगर हम ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं, क्या वो इनकलकेट नहीं कर पा रहे हैं बच्चों के लिए, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट आता है पॉवर्टी ब्रीड्स पॉवर्टी। सो एक तरह से अगर पॉवर्टी है तो इट विल ब्रीड पॉवर्टी, तो एक पॉवर्टी का क्या बन जाता है, एक विशियस साइकिल बन जाता है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सो पहला हम केटर कर लेते हैं, आर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फेलिंग टू इनकलकेट द ह्यूमन वैल्यूज, राइट। सो कैसे है, जैसे सबसे पहले इंक्रीज फोकस ऑन मार्क्स पे ज्यादा फोकस है, कंपटीशन एम्प्लॉयबिलिटी पे ज्यादा फोकस है रादर देन इनकलकेटिंग द ह्यूमन वैल्यूज। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ओवर एम्फोसिस ऑन स्टेम सेक्टर, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो आपके माइंड को सिर्फ क्या बना रहा है, रैशनल बना रहा है, दैट्स इट, ठीक है। तो आप क्या भूलते जा रहे हो, एक तरह से जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो भूलते जा रहे हैं। नेक्स्ट, राइजिंग इंसिडेंस ऑफ बुलिंग, इनटॉलरेंस, साइबर मिसकंडक्ट, तो ये आपको कॉमनली देखने को मिल रहा है। टीचर्स ऑफन लैक ट्रेनिंग इन इमोशनल एंड मॉरल वैल्यूज, तो मॉरल एजुकेशन जो देनी चाहिए, ये इमोशनल कंटेंट जो देना चाहिए, वहां पर आपको मिस आउट होता हुआ दिख रहा है। However, initiatives like life skills education, तो CBSE ने लाइफ स्किल्स एजुकेशन स्टार्ट किया, योगा स्टार्ट किया है, नेशनल सर्विस स्कीम जिसको NSS कहते हैं, जिससे कि ह्यूमन वैल्यूज इनकलकेट होती हैं। सेम अप्लाइज सोशल एंड इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलते हैं, ये थोड़ा पेस अप कर रहे हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं कि जो मॉरल वैल्यूज डिग्रेड होते हुए दिख रही हैं वो धीरे धीरे करके इनहांस करने की बात करी जा रही है। क्लैरिटी है? सो बट इंस्टीट्यूशंस दे फेस चैलेंजेस बट द फेलियर इज नॉट एब्सोल्यूट, reforms and holistic teaching can be inculcated, right? Next, poverty breeds poverty. So basically poor families lack quality education, अब उनके पास quality education के लिए पैसा ही नहीं होता, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है कि वो learning aspects नहीं ले पाते, skill set ले ही नहीं पाते। अब अगर वो skill set नहीं ले पाएंगे तो upper layer में कैसे जा पाएंगे, तो इसलिए पॉवर्टी ब्रीड्स पॉवर्टी, ठीक है। सो लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर, अब हेल्थ केयर उनके पास नहीं है, उनका इतना पैसा नहीं है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की वजह से वो कभी भी पॉवर्टी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। सो उसकी वजह से क्या होता है, माल न्यूट्रिशन। अगर माल न्यूट्रिशन है इसका मतलब वो बीमार है, तो ये विशियस साइकिल चलता रहता है, ठीक है। ऐसे ही लो एसेट्स, नो सेविंग्स एंड डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट पे डिपेंडेंट रहते हैं, जिसकी वजह से आपको ये इश्यूज देखने को मिलते हैं। So children from poor households often join informal and precarious work, जिसकी वजह से उनका कभी भी जो enhancement है, economic enhancement है, वो नहीं हो पाती। Clarity है? So this is a vicious cycle that goes and goes on forever. So इस पे ब्रेक करना बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इसमें कौन ब्रेक कर सकता है? इट इज द स्टेट। स्टेट क्या कर सकती है? कुछ ऐसी रेलिवेंट स्कीम्स बना सकती है जिससे कि ये साइकिल, जो विशियस साइकिल है, उसको ब्रेक किया जा सके। क्लैरिटी है? लास्ट क्वेश्चन जो आपसे 2018 में पूछा गया था सोसाइटी से रिलेटेड, दैट इज क्रिटिकली एग्जामिन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंक्रीजिंग अट्रोसिटीज अगेंस्ट विमेन डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रिंजेंट लॉज। अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि भाई देखो, विमेन के लिए कितने सारे लॉज हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपको देखने को मिलता है, पॉश एक्ट देखने को मिलता है, कितने सारे स्ट्रिंजेंट एक्ट्स हैं, लेकिन आज भी इन स्ट्रिंजेंट लॉज के बावजूद क्या हो रहा है, विमेन के साथ आपको एक तरह से क्या देखने को मिल रहा है, अट्रोसिटीज देखने को मिल रही हैं। तो ऐसा क्यों है, रीजन क्या है, वो आपसे पूछा गया, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन आप आराम से रीड कर सकते हैं, एंड व्हाट द थिंग्स यू कैन अवॉइड दैट यू कैन रीड।
ना अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डिस्पाइट इंडिया के बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आपको देखने को मिला, पॉक्सो एक्ट देखने को मिलता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट देखने को मिलता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी आपको एक इंक्रीज देखने को मिला है। तो एनसीआरबी डेटा शो करता है कि देयर इज अ राइज इन द अट्रॉसिटीज अगेंस्ट वुमेन। सो इतने स्ट्रिंजेंट लॉज होने के बावजूद भी आपको ये जो लॉज हैं ये इनहैंस होते हुए दिख रहे हैं, राइट। नाउ कॉजेस क्या है? सबसे पहले आपको देखने को मिलता है दैट इज डीप रूटेड पेट्रियार्कल फीचर्स। तो पेट्रियार्कल फीचर्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनके अगेंस्ट वायलेंस किया जाता है। दूसरा, वीक इंप्लीमेंटेशन एंड लो कन्विक्शन रेट्स। इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, आज कोई केस लिखवाया भी जाता है बट कन्विक्शन नहीं होती है, तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर आप डेटा भी लिख सकते हैं, इट इज ऑफन बिलो 30% ओनली। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है, स्पेशली जब हम पुअर, दलित, ट्राइबल या माइग्रेंट वुमेन की बात करते हैं तो उनको डबल बर्डन सहना पड़ता है। एक तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सो डबल एज स्वॉर्ड आपको देखने को मिलती है। मिसयूज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस, इनएडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी प्रॉपर नहीं है, डिजिटल रेवोल्यूशन एंड ऑनलाइन स्पेसेस, सो राइज इन साइबर स्टॉकिंग, ये और भी ज्यादा आपको न्यू इनिशिएटिव देखने को मिल रहा है। देखिए, अब इन चीजों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर होलिस्टिक बनेगा। अगर आप सिर्फ नैरो माइंडेडली सिर्फ एक पेट्रियार्की लिख के आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है उसमें नंबर नहीं मिलेंगे, तो आपको बहुत सारे फैसेट्स यहां पर बताने पड़ेंगे। नेक्स्ट, सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ वायलेंस। सो डोमेस्टिक वायलेंस इज ऑफन सीज एज अ प्राइवेट मैटर, तो एक तरह से सोशल एक्सेप्टेंस हो गई है, राइट। तो उसकी वजह से भी आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं। ना कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? तो ऑब्वियस ही बात है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, ये आपको वुमेन में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। रिड्यूस्ड पार्टिसिपेशन, वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाती हैं बिकॉज ऑफ दिस। नेक्स्ट, रीइंफोर्समेंट ऑफ जेंडर इक्वालिटी। अब जेंडर इक्वालिटी को हम खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है? रीइंफोर्स कर रहा है। नेक्स्ट, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट, अब इंक्रीज हेल्थ केयर बर्डन, लीगल एक्सपेंसेस एंड लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। ऐसे ही वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सो डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं वो रिड्यूस हो रही हैं। इंटरजेनरेशनल इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, बिकॉज नाउ द चिल्ड्रन आर विटनेसिंग वायलेंस, नॉर्मलाइज इट। अब जो भी घर में बच्चे हैं, अगर वो देख रहे हैं कि माँ के साथ या किसी भी विमेन के साथ कोई भी अट्रॉसिटीज हो रही हैं, तो उनको नॉर्मलाइज्ड लगता है, उनको लगता है नॉर्मल है। तो एक तरह से आप क्या इनकलकेट कर रहे हैं? तो जो ये पेट्रियार्की है, कभी भी ये विशेष साइकिल कभी खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए भी आपको ये देखने को इश्यूज देखने को मिलते हैं। Then you can write the conclusion that despite strong legal frameworks, लेकिन आज भी atrocities against women are persistent due to entrenched patriarchy, weak enforcement and institutional gaps. So इसको हमें प्लग इन करने की जरूरत है, जिससे कि हम क्या कर पाएंगे, ये जो atrocities हैं इनको कम कर पाएंगे, राइट। सो ये 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं 2018 में। सो बेसिकली हमने 2 सालों के डिस्कस करे हैं, जो रिसेंट वाला है 2021, 2018। आई होप आपको एक रफ आइडिया लगा होगा कि कहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। देखो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपसे टीडियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन आपको थीम्स पता चल जाएंगी। उन थीम्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि सोसाइटी में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, राइट। सो अभी हमारे 2 सालों के और रहते हैं, 2015 एंड 2014। we'll be discussing it in the next lecture. So this was it from my side. I hope you like the lecture. Thank you very much.